स्टूडेंट्स, दिस इज रमा पांडे इन फ्रंट ऑफ यू। और जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 2 का, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा, एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से रिलेटेड सारी बातों का स्टडी करेंगे, सारी बातों का अध्ययन करेंगे। इसी चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं या जो सेमीकंडक्टर होते हैं। इन सभी बातों की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। ये चैप्टर भी आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए और आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इसको भी ध्यान से पढ़ें। और कोई क्वेरी होने पर मुझे कांटेक्ट करें या मुझे अपनी प्रॉब्लम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। ये जो चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो सब करंट से रिलेटेड होती है, वैद्युत धारा से रिलेटेड होती है, या हमें ईएमएफ जो बैटरी होती है या जो सेल होती है जिनसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेते हैं, या हम कहते हैं कि हम एनर्जी लेते हैं, या किसी सर्किट को, छोटे छोटे जो सर्किट्स होते हैं उनको हम एनर्जी देते हैं या उनको हम चार्ज देते हैं। इस चैप्टर में इन्हीं सब बातों की स्टडी हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो 3 प्रकार होते हैं। पहला है इंसुलेटर्स, कुचालक जो होते हैं। बैड कंडक्टर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, जिसमें कोई करंट नहीं फ्लो होती है, उन्हीं पदार्थों को हम क्या कह देते हैं? इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स या कुचालक। इसमें धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। किसी पदार्थ में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है तो उसमें धारा भी उतनी ही ज्यादा प्रवाहित हो जाती है। और अगर किसी पदार्थ में, किसी मटेरियल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत कम होते हैं, इतने कम कि हमें नेग्लेक्ट करना पड़े, या हम ऐसा मान लें कि उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये जो पदार्थ है, जो इंसुलेटर्स होते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नगण्य होती है, ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है, इसीलिए इनमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है आसानी से। ऐसे ही पदार्थ जिनमें इजीली करंट फ्लो नहीं हो पाती है उनको ही हम कहते हैं इंसुलेटर्स, जैसे कि लकड़ी है, ग्लास है, और बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं जो करंट फ्लो को अलाउ नहीं करते। सेकेंड टाइप है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स चालक, और चालक कौन से पदार्थ होते हैं? जिनमें आसानी से या बहुत ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो हो सकती है, उन्हीं पदार्थों को हम क्या कह देते हैं? कंडक्टर्स। और इनमें इसलिए ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो हो जाती है या इजीली करंट फ्लो हो जाती है क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहते हैं अप्रोक्सीमेटली 10⁻28। जो चालक है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग 10⁻28 होती है, इसीलिए इसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाती है। क्योंकि इसमें आसानी से धारा का प्रवाह हो जाता है, इसीलिए इनको हम क्या कह देते हैं? चालक कह देते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। जितने भी मेटल्स हैं, जो भी धातुएं होती हैं, उनमें आसानी से धारा का प्रवाह हो जाता है, इसीलिए उन सभी को हम क्या कह देते हैं? कंडक्टर्स, चालक। और जो थर्ड टाइप है मटेरियल्स का, वो है सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक। जैसा कि इनका नाम है, ये सेमी है का मतलब है ये इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स के बीच में लाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें धारा का प्रवाह होता है, जो अर्धचालक हैं उनमें धारा का प्रवाह होता है, लेकिन इनमें जो करंट फ्लो होती है वो इंसुलेटर से ज्यादा होती है कंपैरिजन में, और कंडक्टर से कम होती है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह चालकों की तुलना में कम और कुचालकों की तुलना में ज्यादा होता है, उन्हीं पदार्थों को हम क्या कह देते हैं? अर्धचालक। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें भी धारा का प्रवाह इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 10⁻18 to 22, लगभग 10⁻18 से 10⁻22 तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इसमें, इसीलिए इनमें भी धारा का प्रवाह हो
लेकिन इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चालकों की तुलना में कंडक्टर्स के कंपैरिजन में कम होते हैं, इसीलिए इनमें धारा का प्रवाह जो करंट फ्लो होती है वो इनसे कम होती है, और इसमें नेग्लिजिबल है, इंसुलेटर्स में नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इनके कंपैरिजन में सेमीकंडक्टर्स में ज्यादा करंट फ्लो हो जाती है। दो तरह के सेमीकंडक्टर्स हैं, जिसमें है सिलिकॉन, SI से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा है जर्मेनियम, GE से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और ये सभी फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनके बाहरी कक्षा में जो लास्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको ही कहते हैं हम फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स, और इन दोनों में ऐसा ही होता है। ये दोनों क्या है? सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ये जो चैप्टर है वो आपके डेली नीड में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे सीख लेते हैं, या ये सब बातें जो आपको लास्ट चैप्टर में भी बताई गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताई गई है, और जो इसमें बताई जाएंगी या आने वाले चैप्टर्स में बताई जाएंगी, ये सब ऐसे चैप्टर हैं कि भले ही आप एग्जाम में इसका यूज ना करें, क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस नहीं आते क्वेश्चन पेपर में, लेकिन ये आपके घर में जो काम होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उन सभी को आप कर सकते हैं, आप खुद ही कर सकते हैं अगर ये सब टॉपिक्स आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसीलिए जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है उसमें जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनको कहीं ना कहीं अप्लाई जरूर करिए। एप्लीकेशंस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, आपको खुद ही करने होते हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और आपकी नॉलेज भी बढ़ जाती है, जिससे आप अपने काम तो कर ही सकते हैं, आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, और आप इसके बारे में पहले से भी जानते हैं, लास्ट चैप्टर में भी आपको बताया गया था कि आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कह देते हैं? वैद्युत धारा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, एक वैज्ञानिक थे एम्पियर, उन्होंने ही धारा के बारे में बताया है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया है। इसीलिए इसकी जो यूनिट होती है, वैद्युत धारा की जो यूनिट होती है, इसका जो मात्रक होता है वो भी उन्हीं के नाम पर होता है, और वो होता है एम्पियर। अब आपको पहले से ही बताया गया है कि जो आवेश है, जो चार्ज है, उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टाइम है, समय है, उसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसी बॉडी को, किसी मटेरियल को, किसी कंडक्टर को करंट फ्लो करा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करा रहे हैं? चार्ज फ्लो करा रहे हैं, क्योंकि करंट किस पर डिपेंड करती है? आवेश पर डिपेंड करती है। इसका मतलब हम उसको आवेश दे रहे हैं, और आवेश देने में जो भी समय लगता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T से। तो ये जो करंट है वो क्या हो जाएगी? जैसा कि आपको बताया है, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I बराबर किसके हो जाएगा? Q अपॉन T। Q फॉर चार्ज, T फॉर टाइम, एंड I फॉर इलेक्ट्रिक करंट। और क्योंकि जो चार्ज है, आवेश है, उसका मात्रक होता है कूलम, उसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। ऐसा लास्ट चैप्टर में आपको बताया गया है। और जो टाइम है उसकी यूनिट होती है सेकेंड, तो इसकी एक यूनिट हो जाती है कूलम पर सेकेंड। और जैसा कि आपको बताया गया है कि जो एम्पियर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसके बारे में बताया है, इंट्रोड्यूस कराया है। इसीलिए इसकी जो दूसरी यूनिट होती है, जो SI यूनिट होती है, वो होती है एम्पियर, और इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल A से। कहीं भी यूनिट में अगर कैपिटल A लिखा है तो आप समझ जाइए ये इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा की बात हो रही है। तो जैसा कि आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अनुपात होता है, रेशियो होता है ऑफ चार्ज एंड टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और जैसा कि आपको लास्ट चैप्टर में बताया गया था, जो Q है, जो चार्ज है, वो किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। ऐसा आपको लास्ट चैप्टर में बताया गया। Q बराबर होता है NE के। अगर हम इसको Q की जगह रख देते हैं तो I बराबर किसके हो जाएगा? NE अपॉन T। इसका मतलब है
कि आई भी किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर जो चार्ज हमने दिया है किसी कंडक्टर को, किसी चालक को जो हमने आवेश दिया है वो 1 कूलम हो और कितने समय में हम ये आवेश दे रहे हैं, जो आवेश प्रवाहित किया जा रहा है वो 1 सेकंड में प्रवाहित किया जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वैद्युत धारा वो कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। क्यू की जगह हम 1 रख देंगे, टी की जगह हम 1 रख देंगे, तो जो धारा है इलेक्ट्रिक करंट वो कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। तो इसी से इसकी डेफिनेशन बनती है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि अगर हमें किसी क्वांटिटी की, किसी राशि की डेफिनेशन बनानी है तो हम उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, कुछ टर्म्स की स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं 1 और उसी से उसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। तो वही हमने यहाँ पर किया हुआ है। हमने इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए कितना चार्ज फ्लो कराया है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया है, कितने सेकंड में किया है, 1 सेकंड में। तब जो धारा होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ, ओम का नियम। एक साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने जो नियम दिया, जो बातें बताई, उसी को हम क्या कह देते हैं, ओम्स लॉ। और उन्होंने ये बताया कि अगर किसी कंडक्टर की, किसी चालक की, क्योंकि चालक में ही धारा प्रवाहित हो सकती है तो इसीलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया, ओम ने बताया कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में, जो फिजिकल स्टेट है उसकी, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई चेंजेस ना हो। भौतिक अवस्था का मतलब है, फिजिकल स्टेट का मतलब है उसकी आकृति में, उसकी लंबाई में, उसकी चौड़ाई में, उसकी मोटाई में, उसके टेम्परेचर में, उसके वॉल्यूम में, उसके प्रेशर में, आयतन में, दाब में, ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो हम ऐसा मान लेते हैं कि उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि किसी की फिजिकल स्टेट को हम इन्हीं टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओम ने बताया है कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जो वैद्युत विभव होगा, वैद्युत विभव के बारे में भी आपको लास्ट चैप्टर में बताया गया था, आप वहां से इसके बारे में पढ़ें। उन्होंने बताया कि उसमें कंडक्टर में जो वैद्युत विभव होगा पूरे में, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक करंट के, वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। ओम ने बताया कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई चेंज नहीं हो रहा हो तो उसमें जो वैद्युत विभव है वो किसके सीधे समानुपाती होता है, वैद्युत धारा के। आपको बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को किससे करते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और R क्या होता है, क्योंकि इस कांस्टेंट के बारे में ओम ने बताया है इसीलिए इसको कहते हैं ओम नियतांक, या इसको कहते हैं प्रतिरोध। इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध। एक ऐसी राशि जो धारा को प्रवाहित होने से रोकती है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होने देती है, उसको ही हम क्या कह देते हैं, प्रतिरोध। यहाँ से R बराबर किसके हो जाएगा, V/I। और क्योंकि V जो पोटेंशियल है उसकी यूनिट होती है वोल्ट, I की यूनिट होती है एम्पियर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर। या फिर क्योंकि ये ओम ने दिया है, इसके बारे में किसने इंट्रोड्यूस कराया है, ओम ने कराया है, इसीलिए इसकी SI यूनिट हम क्या मान लेते हैं, ओम। और इसका सिंबल होता है ये, ओम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर आपको किसी भौतिक राशि की, किसी क्वांटिटी की डेफिनेशन नहीं आती है तो आप फॉर्मूला को ध्यान से देखें, उसमें जो टर्म्स हैं और वो किस तरह से अरेंज किए गए हैं उसी को अपनी लैंग्वेज दे देते हैं अगर आप, तो वो आपकी डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट मानी जाएगी। तो R क्या है, एक ओम कांस्टेंट है, एक प्रतिरोध है जिसका काम क्या होता है, धारा के प्रवाह को रोकना। तो जो हमारा वैद्युत प्रतिरोध होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसका काम क्या होता है, धारा के प्रवाह का विरोध करना। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और
इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, प्रतिरोध कह देते हैं, या ओम नियतांक कह देते हैं। या फिर आप इसकी डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि ये एक रेशियो है, अनुपात है, किसका है, V का और I का, तो इसकी डेफिनेशन में आप ये भी लिख सकते हैं कि जो वैद्युत विभव और धारा का अनुपात होता है उसको भी हम क्या कह देते हैं, प्रतिरोध। इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस अ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। R से ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब 1 ओम की डेफिनेशन बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी क्वांटिटी की डेफिनेशन बनाने के लिए आप स्टैंडर्ड वैल्यू 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पर वही किया गया है। हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वैद्युत विभव, उसकी वैल्यू ले ली है 1 वोल्ट। जो इलेक्ट्रिक करंट है, वैद्युत धारा, उसकी वैल्यू ले ली है 1 एम्पियर। तब जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, वैद्युत प्रतिरोध, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओम। V की जगह आप 1 रख देंगे, I की जगह आप 1 रख देंगे, तो ये कैलकुलेट होकर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, जिसका सिंबल होता है ये, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, इसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो कुछ बातों पर निर्भर करता है। एक तो आपको पहले से ही पता होगा कि जो करंट का फ्लो है, जो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है उसके विपरीत होती है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा मोशन करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, नहीं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो किधर गति करते हैं, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गति करते हैं। इसीलिए जो वैद्युत धारा है वो किधर होती है, उसकी डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, धनात्मक से ऋणात्मक। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऋणात्मक से धनात्मक। तो जब हम किसी कंडक्टर में ही हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो जब हम किसी कंडक्टर में धारा प्रवाहित करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी होता है जो उसका विरोध करता है। ये एक क्वालिटी होती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी चालक की, जिसके द्वारा वो उसमें धारा प्रवाह का विरोध करता है, अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट का। उसी क्वालिटी को, उसी प्रॉपर्टी को, उसके नेचर को हम क्या कह देते हैं, प्रतिरोध कह देते हैं, रेजिस्टेंस कह देते हैं, जो कुछ बातों पर निर्भर करता है। तो जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो कुछ टर्म्स पर डिपेंड करता है। हमने यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर ले लिया है, एक ऐसा तार ले लिया जो एक धातु का बना हुआ है, मेटालिक वायर है ये, क्योंकि मेटल्स में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है। और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तब उसका अपोज भी होगा, जिसको हम क्या कह देंगे, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कह देंगे। तो हमने एक वायर लिया है, एक्स वाई नाम दिया है उसको, जिसकी लेंथ को हमने एल से रिप्रेजेंट किया है। इस जो तार है, धातु का जो तार है, उसकी लंबाई को हमने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया है। और जो एरिया है तार का, जो क्षेत्रफल है, उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। तो जो हमारा प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, एल पर डिपेंड करता है, लंबाई पर डिपेंड करता है, और ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधे समानुपाती होता है जो तार की लंबाई है उसके। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है, जो क्षेत्रफल है तार का, उसके विथ प्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। जो रेजिस्टेंस है is inversely proportional to the area of cross section of wire। जब हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं तो जो R है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, L/A के। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं रो। क्या है ये, रो कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है उसी को हम क्या कह देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग रो किसके बराबर हो जाता है, RA/L।
R क्या है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, A क्या है, एरिया क्षेत्रफल, एंड L इज लेंथ लंबाई, और यहीं से इसकी यूनिट क्या हो जाती है, ओम इंटू मीटर। जैसा कि आपको बताया गया है, अब हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। तो इसकी डेफिनेशन निकालने के लिए हमने स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली है 1, लेंथ जो हमने ली है, वायर की जो लेंथ ली है उसको हमने कितनी मान ली है, 1 मीटर, और जो क्षेत्रफल है, एरिया है तार का, उसको कितना मान लिया है, 1 मीटर स्क्वायर। तब जो रो है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो बराबर हो जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के, वैद्युत प्रतिरोध के। इसी को हम अपनी लैंग्वेज दे देंगे, तब हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो इसको लैंग्वेज देंगे जब हम, तो हमने क्या किया है, जो प्रतिरोध है वो किसके बराबर हो गया है, विशिष्ट प्रतिरोध के, जो रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ऐसा कब है, जब जो तार हमने लिया है उसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, या उसको आप कह सकते हैं यूनिट लेंथ, और अगर जो तार का क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर होगा, तार का क्षेत्रफल कितना है, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 1 मीटर स्क्वायर, देन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर तार का प्रतिरोध जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, कब होता है, जब तार की लंबाई हो एकांक 1 मीटर हो और जो तार का क्षेत्रफल हो वो है 1 मीटर स्क्वायर, तब जो प्रतिरोध है वो किसके बराबर हो जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर। जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर, वैद्युत प्रतिरोध पर निर्भर होने के कारण इसका दूसरा नाम क्या है, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे, और दो प्रकार से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, श्रेणी क्रम में संयोजन किया है। हमने 3 रेजिस्टेंसेस ले लिए हैं, 3 प्रतिरोध लिए हैं, R1, R2 और R3, और हमने तीनों को कैसा जोड़ दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। एक वायर लिया है XY, एक कंडक्टिंग वायर लिया है, इसी में हमने 3 प्रतिरोधों को जोड़ दिया है, R1, R2 और R3। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जब कंडक्टिंग वायर में जो तार है उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो पूरे तार में एक समान धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है और वहां पर भी I है। और जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं, इसको चार्ज देते हैं या आवेश देते हैं, तो प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो है R1 के साथ है V1, R2 के सिरों पर है V2 और R3 के सिरों पर है V3। अगर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कुल विभवांतर है, किसमें, पूरे तार में, उसको हमने कितना मान लिया है, कैपिटल V। तब V बराबर किसके होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर जो पूरा तार है उसके सिरों पर वैद्युत विभव है या विभवांतर है या पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो V किसके बराबर हो जाए, कुल विभवांतर कितना है V, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V बराबर होता है IR के, किसके अकॉर्डिंग होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम के नियम में हमें ये बताया गया था कि जो V है वो बराबर किसके होता है, I के। तो इसी तरह से V1 हो जाएगा IR1, क्योंकि धारा एक समान है इसलिए वो रहेगी I। प्रतिरोध जो पहला है वो है R1, V2 बराबर हो जाएगा IR2 एंड V3 इज IR3, और इन सबों का हम यहाँ रख देंगे, तब IR बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2
प्लस R3 और यही है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हमने यहाँ पर प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ दिया है? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। ये है कुल जो कॉम्बिनेशन हमने किया है उसका रेजिस्टेंस, और हमने किस किस को कंबाइन किया है ये सभी उसके रेजिस्टेंसेस हैं। तो अगर हमें सबकी वैल्यू पता होती है, जो रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध हमने जोड़े हुए हैं सीरीज में, अगर उनकी वैल्यू हमें पता होती है तो हम कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में संयोजन। हमने फिर से एक मेटालिक वायर लिया है, जो तार लिया है वो है XY, और उसमें हमने 3 प्रतिरोध जोड़ दिए हैं। एक है R1, दूसरा R2 और तीसरा है R3, और तीनों को हमने पैरेलली जोड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। अब हम इसको जो करंट देते हैं, जो चार्ज देते हैं, वो यहां से इस पॉइंट से, क्योंकि हमने 3 प्रतिरोध जोड़ दी हैं, तो ये जो करंट है यहाँ से डाइवर्ट हो जाती है 3 वेज में। एक में है I1, दूसरे में है I2, तीसरे में है I3, और आगे जाके इस पॉइंट पर ये मिल जाती है और फिर से ये क्या हो जाती है? I। तो I क्या है? इन तीनों का टोटल। और इस पूरे में जो वैद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब हम चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल भी आ जाता है इसके सिरों पर। वो कितना है? V। तो जो टोटल करंट है इस सर्किट में कुल कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये एक पॉइंट से इस पॉइंट से 3 फेज में डाइवर्ट हो गई है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस I3। और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। और I बराबर किसके होगा? V अपॉन R, और ये भी किसके अकॉर्डिंग होगा? ओम के नियम के अकॉर्डिंग। तो I1 बराबर हो जाएगा V अपॉन R1। V पोटेंशियल डिफरेंस एक ही है, एक समान है, तो वो सिमिलर रहेगा। I2 हो जाएगा V अपॉन R2 एंड I3 इज V अपॉन R3। इसको हम कहाँ रख देंगे? इक्वेशन 1 में। तब V अपॉन R बराबर हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, और ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि V कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमने जोड़ दिया है समांतर क्रम में 3 प्रतिरोधों को। जब हम उनको पैरेलली जोड़ लेते हैं तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू रखकर हम क्या निकाल सकते हैं? जो कॉम्बिनेशन है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद। आपने लास्ट चैप्टर में कैपेसिटर्स को जोड़ा हुआ था, और इसमें हमने किसको जोड़ा हुआ है? रेजिस्टेंसेस को जोड़ा हुआ है। तो आप अगर दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये जो प्रतिरोध है वो बिल्कुल उल्टा होता है संधारित्र के, क्योंकि इसका काम क्या होता है? धारा के प्रवाह को रोकना। तो ये हमेशा अपोजिट कार्य करता है, विपरीत कार्य करने की वजह से ये उसके भी अपोजिट है। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस या तो सीरीज में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें और इन्हें कहीं न कहीं अप्लाई करने की कोशिश करें। नोट्स में आपके ग्रुप में और यूराइज पोर्टल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से ध्यान से पढ़ें, वीडियो देखें, नोट से पढ़ें, और प्रॉब्लम होने पर मुझसे क्वेरी करें। थैंक यू।